वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जीके क्लास नंबर 213 है, जिसका टेस्ट आपको 7 बजे करंट अफेयर्स के साथ मिल चुका है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की ये क्लास होती है। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो निरंतर अध्ययन करना है आपको। और रीट एग्जाम स्पेशल जीके भी इसमें आपको रोज 9 बजे डाला जाता है। तो जीके टेस्ट देने के बाद अब इस क्लास की पूरी डिटेल हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पुष्प मंडी कहां स्थापित की गई है? राजस्थान में पुष्प मंडी कहां स्थापित की गई है? तो राजस्थान में पुष्प मंडी है वो मुहाना जयपुर के अंदर। अब एक तो मुहाना जयपुर में है और एक पुष्कर अजमेर में। ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर और मुहाना जयपुर दोनों जगह ही राजस्थान के अंदर पुष्प मंडी स्थापित की गई है। अब मंडियों की बात करें तो कुछ मंडियां और है। जैसे आपसे पूछे प्याज मंडी कहां पे है? अलवर के अंदर। आपसे पूछे अमरूद मंडी कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। आपसे पूछे आंवला मंडी कहां पे है? चोमू जयपुर में। आपसे पूछे यानी प्याज मंडी एक फतेहपुर सीकर के अंदर भी है, एक अलवर के अंदर ही है। टमाटर मंडी कहां पे है? बस्सी जयपुर के अंदर। लहसुन मंडी कहां पे है? छिपा बड़ौदा छबड़ा 12 के अंदर। अश्वगंधा मंडी कहां पे है? झालरा पाटन झालावाड़ में। वन उपज मंडी कहां पे है? उदयपुर के अंदर। मटर मंडी बसेड़ी जयपुर के अंदर। मुख्य पढ़ लो, टिंडा मंडी शाहपुरा जयपुर में। मिर्च मंडी टोंक। मूंगफली मंडी बीकानेर। मेहंदी मंडी सोजत पाली के अंदर। जीरा मंडी जोधपुर नागौर बाड़मेर में। इसके अलावा जो मुख्य संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़। किन्नू मंडी श्री गंगानगर। गाजर मंडी वो भी श्री गंगानगर। दलहन मंडी किशनगढ़ अजमेर में। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में। अब देखो इतने। इसके अलावा आपको याद रखने, राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क मथानिया जोधपुर में। राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा के अंदर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मार्बल मंडी किसको कहते हैं? किशनगढ़ अजमेर को। पुष्प पार्क पूछे तो खुशखेड़ा अलवर में, और पुष्प मंडी पूछे तो मुहाना जयपुर और पुष्कर अजमेर। इसके अलावा 4 एग्रो पार्क भी है हमारे, एग्री फूड पार्क भी है गंगानगर अलवर। इसके अलावा 4 के 4 स्थापित किए गए हैं, ठीक है, कोटा में है। तो ये 4 हैं, जोधपुर में 4 हैं। तो ये सारे मंडियों की बात आई, मैंने बता दिया। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? आपने टेस्ट दे दिया सभी विद्यार्थियों ने, तो यहां पे आपको टेस्ट के माध्यम से पूरा तथ्य मिल रहा है। स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? देखो, स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। आपने पूरा राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है। शायद ही वहां कहीं भी सवाई माधोपुर का नाम नहीं आया, कहीं नागौर का नाम नहीं है, कहीं चित्तौड़गढ़ का नाम नहीं है, कहीं गंगानगर का नाम नहीं है, कहीं भी भीलवाड़ा का नाम नहीं आया था। तो उपयुक्त सभी। सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सांचौर है कहां पे? सांचौर है जालोर के अंदर। इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। सांचौर कहां पे है? जालोर के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? यानी विश्व धरोहर की सूची में कौन सा शामिल किया गया था? 2010 के अंदर बात आती है तो वो है वेधशाला जयपुर की। जंतर मंतर की जो वेधशालाएं हैं, जो सबसे लास्ट में बनी थी 1734 में, सवाई जय सिंह ने इनको बनाया था। सबसे बड़ी वेधशालाएं हैं। टोटल सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी। एक तो आपके जयपुर में, एक आपके दिल्ली में बनाई, एक आपकी मथुरा बनवाई थी, एक आपकी बनारस में बनवाई थी। बनारस कह दो, वाराणसी कह दो, काशी कह दो, और एक उज्जैन के अंदर। 5 जगह ये वेधशालाएं बनाई थी। 2010 में जंतर मंतर जयपुर को शामिल किया गया। उसके बाद में 2013 में जो 6 दुर्ग है उनको शामिल किया गया। 2019 में जयपुर प्रकोटे को शामिल किया गया। और यूनेस्को की सूची में केवलादेव 1985 में शामिल है। प्राचीन काल में योदेय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता था? प्राचीन काल में योदेय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता था? और कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। कल शनिवार है। शनिवार के दिन जो आपको टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा राजस्थान के पर्यटन। राजस्थान के पर्यटन। बहुत सारे विद्यार्थी कई बार कहते हैं कि सर पहले बता दिया करो,
फिर हम टेस्ट में आराम से दे सकते हैं। तो कल 7 बजे जो टेस्ट मिलेगा ना आपको, वो राजस्थान के पैटर्न से मिलेगा। ये हर एक एग्जाम में है, रीट के एग्जाम में भी है, वनपाल वन रक्षक सभी के। तो राजस्थान के पैटर्न से नए ताजा प्रश्न, करंट के प्रश्न, पुराने प्रश्न, 50 टॉप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल के टेस्ट में, याद रख लेना। ठीक है, रोज का टॉपिक नहीं मिल सकता, मिक्स प्रश्न मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेंगे ना मैं आपको बता देता हूँ, कल शनिवार के दिन आपको पैटर्न के प्रश्न मिलेंगे। तो योदे का क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है, और ये बीकानेर और उत्तरी नागौर का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता था। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? जो रेगिस्तानी क्षेत्र है प्राग ऐतिहासिक काल में किसके अवशेष हैं? अपने राजस्थान के 4 भौतिक भाग हैं, एक तो मरुस्थलीय, एक अरावली, एक पूर्वी मैदानी और एक दक्षिणी पूर्वी पठार। इसमें मरुस्थलीय और जो पूर्वी मैदानी है ये दोनों ही तेथी सागर के अवशेष हैं, जबकि अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं, ये ध्यान रखना। सीकर जिले की सीमा निम्न में से किससे नहीं छूती है? सीकर जिले की सीमा निम्न में से किससे नहीं छूती है? बड़ा ही आसान प्रश्न आपके लिए, किसका उत्तर क्या हो सकता है? देखो, सीकर की सीमा जयपुर से छूती है, हरियाणा से छूती है, नागौर से छूती है, अलवर से नहीं छूती। देखा होगा, सीकर जिला देख लो, ये देख लो, उड़ते हुए पक्षी के समान है, चाय के प्याले के समान कटोरी है, अर्धचंद्राकार है। यहाँ से तो हरियाणा लग गया, ये झुंझुनू लग गया, ये चूरू लग गया, ये नागौर लग गया, ये जयपुर लग गया। भाई साहब ये देखिए इतना डिफरेंट हो जाता है, अलवर जिला नहीं लगता। अगला, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा किला? कुंभलगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, नाहरगढ़ का है, गागरोन का नहीं है, झालावाड़ के अंदर है, अरावली से दक्षिणी पूर्वी पठारी में। नाहरगढ़ जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। निम्न में से बोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी कौन सी है? बोराट के पठार में, तो बोराट का पठार कहां पे है? बोराट का पठार उदयपुर में है, और वहां चोटी कौन सी है? जरगा पर्वत है। कौन सा? जरगा। जरगा पर्वत पर कुंभलगढ़ का किला भी है, क्योंकि अब जरूरी नहीं होता है कि ये मैंने पर्वत बना दिया जरगा पर्वत है तो ये अकेला उदयपुर के अंदर है, इसका कुछ भाग राजसमंद में भी तो होगा। जिले अपने बना दिए, लेकिन क्या पर्वत को थोड़ी बांट सकते हैं, बोले काट दो इधर, इतना आधा राजसमंद में आ रहा है, क्योंकि जो कुंभलगढ़ का किला वो जरगा पर्वत पर है, लेकिन जरगा की पहाड़ी हम कहते हैं उदयपुर के अंदर है, और बोराट का पठार उदयपुर। ये फैले होते हैं, जैसे पठार क्या होता है ऊपर से समतल होता है टेबल नुमा, अब जरूरी थोड़ी है वो एक ही जिले में होगा। अचलगढ़ सिरोही में है, सुंडा पर्वत जालोर में है, और शेर सिरोही के अंदर है। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राज्य की कौन सी नदी है वो यमुना नदी में मिलती है? तो कौन सी है? देखो, जवाई तो लूणी में मिलती है, लूणी अरब सागर की खाड़ी में कच्छ के रन में जाती है। बाणगंगा, बाणगंगा का पानी है वो विराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है, और इसका जल यमुना में जाता है, कई बार जाता नहीं, इसलिए इसको रुंठित नदी भी कहते हैं। तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं, विराट जयपुर से ये निकलती है। बाणगंगा पर सभ्यता कौन सी है? विराट सभ्यता भी है। कंठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कौन सा है? अब कुछ विद्यार्थियों के मन में होगा कि सर ये बड़े सिंपल प्रश्न है। ये सिंपल प्रश्न नहीं है, ये आपने पढ़ रखे हैं ना, तब आपको सिंपल लगते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहा है, एक दो बार थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके लिए मुश्किल है। बाकी ये टेंशन मत लेना कि प्रश्न सिंपल है या टफ है, सब सुमेलित करूंगा मैं। ऐसा बहुत सारे नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे कदम चाल चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ हमें पहुंचना है। कांठल की गंगा कामधेनु किसको कहते हैं? तो कौन सी नदी है? देखो, कांठल की गंगा माई नदी और कामधेनु चंबल को कहते हैं, दोनों ही राजस्थान में सदावाहिनी नदी है। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य में प्रभावित होती है? निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल अभयारण्य जो उदयपुर के अंदर प्रभावित होती है? मानसी, वाकल, सोम, तीनों ही, मानसी, वाकल, सोम तीनों ही नदियां इस अभयारण्य के अंदर से प्रभावित होती है। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? बनास नदी, वन की आशा बनास कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहां से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद पूर्व साइड की तरफ 6 जिलों में बहती है। 6 जिले याद रखना क्रम से, एक सूत्र याद बताता हूँ, रांची बी अटोस, रांची बी अटोस। देखो ये कुछ चीजें होती है जिनके लिए परफेक्ट सूत्र याद करने होते हैं, अपने जैसे भी टोटके बनते हैं सूत्र के, जैसे मैंने याद रखा है रांची बी अटोस। सबसे पहले राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर में चंबल में जाके रामेश्वर धाम मिल जाती है। विराट की पहाड़ी से बाणगंगा निकलती है। ठीक है, तो ये याद रखना। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? आदिवासियों की गंगा
इसके अलावा दक्षिणी भारत की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये कौन सी है? मही नदी, कांठल की गंगा भी कहते हैं। और ये अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और डूंगरपुर में प्रवेश करती है और कर्क रेखा इसके बीच से गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली, उल्टे यू आकार की बनाने वाली मही बजाज सागर बांध इस पे है, कर्क रेखा को पार करने वाली है और ये सारी 56 के मैदान का निर्माण करने वाली। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने BWHW, कोपेन ने देखो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको BWHW का है। फिर मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली के बीच जो अर्धशुष्क मैदान है इसको BSHW का है। और फिर ये जो पूर्वी मैदान है इसको CWG का है। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बुंदेर, ये ना इसको इसने AW का है। तो 4 भाग बंट गए ऐसे ये देखो कोपेन के अनुसार। नागौर व पाली जिले बागड़ प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मिट्टी का टॉपिक मैंने पूरा करवा दिया एक दिन, वो मिट्टी के 60 प्रश्न है वो पढ़ लेना, कितने एग्जाम दे के आना, वहां से मिट्टी का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो नागौर और पाली जिले जिसको हम बागड़ प्रदेश कहते हैं में किस प्रकार की मिट्टी है? तो भूरी पीली रेतीली मिट्टी है जिसको हम सिरोजम कहते हैं। भूरी पीली रेतीली मिट्टी है जिसे क्या कहते हैं? सिरोजम मिट्टी। लूनी बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? लूनी वही नाग पहाड़ी से निकलकर 6 जिलों में बहती है, कच्छ के रन में जाती है, वहां पे किस प्रकार की मिट्टी है? तो वहां देखो अकेली भूरी मिट्टी तो नहीं हो सकती, वो तो बनास वाले क्षेत्र में है। काली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। कछारी मिट्टी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, तो भूरी रेतीली मिट्टी है। राज्य में देश की प्रथम पैंथर परियोजना कहां लागू की गई? पैंथर यानी लेपर्ड परियोजना कह सकते हैं, लेपर्ड सफारी सबसे पहले कहां शुरू हुई थी? जालाना वन क्षेत्र जयपुर में। और अभी ताजा आमागढ़ के क्षेत्रों में स्टार्ट हुई है, आमागढ़ जयपुर में भी स्टार्ट हुई है, उसको भी याद रखना। राजस्थान का तेंदुआ, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो इसमें तो कमी आनी नहीं चाहिए। कितनी बार मैंने वन रिपोर्ट आपको करवा दी, जो नई 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, पूरा वीडियो देखने के लिए आप 17वीं वन रिपोर्ट बाई नानक क्लासेस लगाओ, पूरी मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, आपसे पूछे सर्वाधिक वन उदयपुर में, प्रतिशत में भी वन सबसे ज्यादा कहां पे है? उदयपुर में। न्यूनतम वन कहां पे है? न्यूनतम वन है चूरू में, लेकिन प्रतिशत में पूछे तो जोधपुर में न्यूनतम वन है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वनों में वृद्धि कहां हुई है? अजमेर में। सबसे ज्यादा घटे कहां पे है? जालोर में। कौन सी रिपोर्ट है ये? 17वीं वन रिपोर्ट जो 2022 जनवरी 2022 में प्रकाशित हुई। राज्य में राजस्थान वन्य पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? राजस्थान वन्य पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 23 अप्रैल 1951 को। 23 अप्रैल 1951 को। राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया? देखो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 इसके तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया? 1 सितंबर 1973 से। और यहीं से 1973 से अपने राजस्थान में पहली बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी, रणथंभौर बाघ परियोजना। निम्नलिखित में से जो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान गंभीर व बाणगंगा, इसको गंभीर है या गंभीरी, वैसे गंभीरी नहीं है, गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है, वह कौन सा है? यानी कौन सा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है जो गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, वह कौन सा है? तो कौन सा है? देखो बाणगंगा नदी के क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? कुंभलगढ़ तो आ नहीं सकता, राजसमंद में। फुलवारी केनाल, मानसी वाकल नदी है, रणथंभ और सवाईमाधोपुर में बच गया कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा? केवलादेव। अब केवलादेव है कहां पे? भरतपुर के अंदर है केवलादेव। और घने यहाँ पे वन है, घने पक्षी है, घना पक्षी बिहारी इसको कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान 1981 में घोषित किया गया था। कब? 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अभयारण्य बना था ये 1956 के अंदर। 1985 में इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और 1980 में ये रामसर साइट में भी घोषित हुआ था। एक अभयारण्य भी है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, पूछा जाता है यहाँ पे। अगला देखो, पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? आपको पता होगा पशु गणना हर 5 वर्ष के
अंतराल में की जाती है। हाल ही में 20वीं पशु गणना जारी की गई थी और राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा जारी की जाती है। इसके अलावा वो सबसे ज्यादा जो पशु हैं वो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। जोधपुर के पश्चात राज्य का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? जोधपुर। आपको पता है ऊन सबसे ज्यादा जो होती है वो जोधपुर के अंदर होती है। दूसरा सबसे ज्यादा उत्पादक जिला कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऊन के बारे में थोड़ी चीजें ध्यान रखना। ऊन की बात करें सबसे ज्यादा जोधपुर में, दूसरा बीकानेर में। ऊन मंडी कहां पे है? बीकानेर के अंदर। इसके अलावा पूछा जाता है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पे है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पे है? तो वो है जोधपुर के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड पूछे जोधपुर में है। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? वो जयपुर के अंदर है। भेड़ प्रजनन फार्म कहां पे है? फतेहपुर सीकर में, जिसको बंद करने का भी प्लान चल रहा है। भेड़ प्रजनन फार्म कहां पे है? बांकलिया नागौर के अंदर है। इसके अलावा आपसे पूछे जोधपुर ऊन मिल जोधपुर के अंदर है। स्टेट ऊन मिल बीकानेर के अंदर है। ऊन विदेशी ऊन का आयात निर्यात कहां पे है? कोटा के अंदर है। सबसे कम ऊन का उत्पादन कहां होता है? ज्यादा जोधपुर में होता है, कम कहां पे होता है? सबसे कम होता है झालावाड़ में। वहां ऊन जहां कम पाई जाएगी, अब ध्यान रखना सबसे कम भेड़ें धौलपुर में पाई जाती है, लेकिन ऊन सबसे कम कहां उत्पादित होती है? झालावाड़ में। सबसे ज्यादा भेड़ें कहां होती है? बाड़मेर में। राजस्थान में घास के मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो घास के मैदान है ना या चरागाहों को, उनको क्या कहा जाता है? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। होलिस्टीन व रेड डेन किसकी नस्ल है? होलिस्टीन व रेड डेन किसकी नस्ल है? तो ये गाय की है। होलिस्टीन व रेड डेन किसकी नस्ल है? गाय की। क्योंकि होलिस्टीन का मतलब है हॉलैंड की है, ये नीदरलैंड की है। रेड डेन का मतलब डेनमार्क की ये नस्ल है। इसके अलावा एक गाय की और है स्विस ब्राउन। स्विस ब्राउन ये स्विट्जरलैंड की है। और एक है जर्सी जो मूलतः अमेरिका की है। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? काजरी। काजरी जिसका मुख्यालय है कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। 1959 में स्थापना हुई थी। उसके द्वारा एक नस्ल तैयार की गई थी। उस नस्ल का नाम क्या है? उस नस्ल का नाम है शेखावटी। कौन सी? शेखावटी प्रकार की नस्ल है जो स्पेशल काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा पाई गई, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। इस बकरी की खासियत क्या है? इसके सींग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सींग नहीं होते। लोही। लोही ये भी बकरी की नस्ल है। इसकी खासियत है सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। पर्वतसरी नाम से ही पता चल रहा है, पर्वतसर नागौर क्षेत्र के अंदर ये पाई जाती है। और ये हरियाणा के एक बिट्टल है। हरियाणा की एक बिट्टल और सिरोही नस्ल का मिश्रण है पर्वतसरी और सिरोही क्षेत्र में। राज्य पशुपालन विभाग द्वारा शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां किया जाता है? शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन है कहां किया जाता है? तो जाहिर सी बात है शिवरात्रि का मेला कहां लगता है? शिवरात्रि का मेला करौली का प्रसिद्ध है। तो करौली में शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। राज्य में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित की गई? राज्य में पहली बार सरसों और तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित की गई? जयपुर के अंदर। सबसे ज्यादा जो सरसों होती है वो अलवर भरतपुर क्षेत्र में होती है, इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है सरसों अनुसंधान केंद्र, तो वो कहां पे? सेवर भरतपुर में। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? ऐसे प्रश्न आपको मिलेगी क्योंकि फसल से संबंधित आपका टॉपिक है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है? खरीफ के मौसम में मूंगफली होती है, तिल होते हैं, सोयाबीन होती है, लेकिन सरसों क्या है? रबी की फसल है। राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? वालरा खेती होती है जूमिंग प्रणाली, तो वो है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, तीनों में होती है। यानी जूमिंग प्रणाली वालरा खेती दक्षिणी राजस्थान के अंदर होती है। एक नृत्य भी है वालर, नाम सुना ना आपने? वालर बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर ग्रास्य जनजाति में प्रसिद्ध है, सिरोही क्षेत्र का। देश में उपलब्ध कृषि भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भूमि राजस्थान में है? देश में उपलब्ध कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भूमि है? वो राजस्थान के अंदर है, तो 13.27%। प्रश्न आता है देश में उपलब्ध कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भूमि राजस्थान में है? 13.27%। अगला देखो, निम्न में से कौन सी फसल जायद की फसल है? 3 प्रकार की है ना, रबी, खरीफ और जायद। तीन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, रबी, खरीफ और जायद। इनके बीच में कौन सी आती है? जायद। देखो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इनको काट लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा मार्च अप्रैल में। ठीक है,
ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लेते हैं। तो बीच का जो क्षेत्र बच गया मई जून वाला महीना, मार्च मई जून, यहाँ जायद की फसल होती है। तो इनमें से कौन सी जायद की फसल है? तो इनमें ककड़ी, खीरा, तो वो एक होता है ना ककड़ी, खीरा, बरसीम, ये सारे जायद की फसल है। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? 1989 में। आपसे पूछे जल स्वावलंबन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2016 में। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई थी? अप्रैल 2020 में। जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो ये जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। जैसे कोटा बूंदी साथ में आ गया, इसको साथ में अटका दिया, कोटा में है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत भाग आता है। तो जवाहर सागर जो बांध है वो कहाँ पे? कोटा में है। इसकी खासियत ये चंबल नदी पर बना हुआ है और इससे 99 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना कहाँ निर्मित की जाएगी? स्टार लगा लेना, ये चर्चा में रहता है प्रश्न। परवन वृहद सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, परवन झालावाड़ के पास है, परवन नदी पर आयोजित किया बनाया जाएगा। इससे झालावाड़ और कोटा और बारां 3 जिले लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को अच्छे तरीके से रखना। ये जो बांध बनेगा ये झालावाड़ में बनेगा, जबकि लाभान्वित होंगे झालावाड़, बारां, कोटा। भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? बड़ा ही फेमस प्रश्न है अभी। भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर और एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और इस बांध को पता है 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी की जो लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें वर्तमान में चल रही है, 8वीं निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर। अब कंवर सेन लिफ्ट नहर से सिंचाई या पेयजल कहां कहां मिलता है? इससे लाभान्वित है गंगानगर और बीकानेर। एक कंवर सेन लिफ्ट नहर है ना, इसका जो प्राचीन नाम था वो लूणकरसन लिफ्ट नहर था। ये गजनेर लिफ्ट नहर, कौन सी? गजनेर लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल नहर हो गया, ये नागौर बीकानेर में है। बागड़सर लिफ्ट नहर, बागड़सर लिफ्ट नहर, इसका नया नाम हो गया वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और बीकानेर लाभान्वित होता है। और पोकरण लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया जयनारायण व्यास, जिससे जैसलमेर और जोधपुर लाभान्वित होते हैं। अगला देखो, बिशुलपुर बांध किस जिले में बनाया गया है? तो बिशुलपुर बांध है वो टोंक जिले में बनाया गया है, बनास नदी के ऊपर। कहते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार बिशल जो विग्रह राज चतुर था, बिशल देव था, उसने बिशुलपुर कस्बा और बिशुलपुर बांध का निर्माण करवाया था। तो टोंक के अंदर है, बनास नदी पर बिशुलपुर बांध। राजस्थान का सबसे बड़ी जो बांध परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वो बिशुलपुर बांध है, सबसे बड़ी पूछे तो, यानी पेयजल परियोजना, सॉरी सिंचाई नहीं, पेयजल परियोजना सबसे बड़ी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखो, वाक्कल, मानसी वाक्कल उदयपुर बिल्कुल फुलवारी की नाल से निकलती है। सेवर बांध भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। चंद्रभागा दौसा में है, ये गलत है। चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर है। पार्वती बांध धौलपुर में, ये सही है। ये 3 नंबर गलत है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? देखो, इंदिरा गांधी नहर का नाम आए अलग बात है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना का नाम आए ये सवाई माधोपुर में बनास नदी पर है, ध्यान रखना। राज्य विद्युत मंडल के नियंत्रणाधीन सभी विद्युत परियोजनाएं निम्न में से किसे हस्तांतरित कर दी गई है? राज्य विद्युत मंडल के नियंत्रण के अधीन सभी विद्युत परियोजनाएं अब किसको दी गई है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL का गठन कब किया गया? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? 4 दिसंबर 2015 को। राज्य सरकार द्वारा नई पवन ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राज्य सरकार द्वारा नई पवन ऊर्जा नीति 2019 को जारी की गई थी। एक तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही 2019 में जारी की गई। पवन ऊर्जा का टारगेट है 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना और सौर ऊर्जा का टारगेट रखा है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। देश के पहले MSME सेंटर की नींव कहां रखी गई? जो मध्यम सूक्ष्म
सूक्ष्म मध्यम लघु जो उद्योग है ना, उसके सेंटर की नींव राजस्थान में कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई भिवाड़ी अलवर में। सेंटर की नींव रखी गई। आपसे पूछे राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा MSME यानी सेंटर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वो दौसा के अंदर बनाया जाएगा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थापित है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थापित है? तो ये गड्डेपान कोटा में। कहां पे? गड्डेपान है कोटा के अंदर। ये फेमस पर्सन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। और राजस्थान में खादी व ग्राम उद्योगों के विकास हेतु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजस्थान में खादी व ग्राम उद्योगों के विकास हेतु खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1955 में की गई। और राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहां पे स्थित है? श्री गंगानगर के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये भी मैंने राजस्थान अर्थव्यवस्था टॉपिक है ना रीट के, वो वहां भी काम आएगा। 1999 2000 राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999 2000। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को मैं सूचना देता हूं, जल्द ही आपके लिए PTI और लाइब्रेरियन के एग्जाम के लिए जो राजस्थान करंट अफेयर्स है उसकी क्लासें अब शुरू होने जा रही है। पहला टॉपिक हम राजस्थान में कौन क्या से शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकी वनपाल वन रक्षक के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे नानक क्लासेज ऐप पे 15 मॉडल पेपर तैयार हो चुके हैं। 13 आपको मिल चुके हैं, 2 और मिल जाएंगे। स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स के मॉडल पेपर आपके लिए लगातार जारी हैं। इसके अलावा PTI के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दोनों पेपर इन सब की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और ये हमने आपसे 7 बजे ये जो क्लास दी है इसका टेस्ट आपको मिल जाता है विद सुबह करंट की क्लास के क्वेश्चनों के साथ। और यहाँ आपको पूरा तथ्य मिल जाता है। बस निरंतर बने रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन आपको मिलेगा, ये गारंटी है। मेहनत आपकी सच्ची होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और खुद पर विश्वास, भगवान पर विश्वास। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और विष्णोई पंथ के प्रवर्तक जाम्बोजी महाराज का भी आज जन्मदिन है। तो सभी को जाम्बोजी महाराज के जन्मदिन पर और भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।